डिस्कस किया था। लेंज़ लॉ के मल्टीपल केसेस थे, कुछ क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद सेल्फ इंडक्शन जो था दैट वाज फिनोमेना, सेल्फ इंडक्टेंस वाज कांस्टेंट, और लास्ट क्लास 5 मिनट पहले शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को डिस्कस कर रहे थे। तो एज पर फॉर्मूला सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर al, और ये जो स्मॉल n है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N ओवर L होता है। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दें इस फॉर्मूला में तो ये बन जाएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर इनटू l, सो दिस फॉर्मूला विल बिकम म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर ओवर l इंटू a। अब अगर आप इन फॉर्मूलाज में सारे पैरामीटर्स को देखते हैं तो यू कैन एस्टिमेट इट्स डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। कल डेरिवेशन में हमने कहा था दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अपनी इक्वेशन के किसी पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। सो वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन म्यू नॉट होती है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू आर होती है रिलेटिव परमेबिलिटी, और रिलेटिव हम जब भी बात करते हैं वो किसी मीडियम की बात कर रहे होते हैं। सो बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, टर्न रेशो, नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ, एरिया। एरिया आ रहा है तो सोलेनॉइड का रेडियस भी आएगा, और लेंथ एरिया रेडियस का मतलब होता है कि अल्टीमेटली उसकी शेप भी मैटर कर रही होती है, एंड इट इज independent of induced EMF, flux linkage, change of current, rate of change of current। यानी फॉर्मूला के अंदर n डेल्टा फाई आ रहा था, डेल्टा आई आ रहा था, डेल्टा आई बाई डेल्टा टी था, और इंड्यूस्ड ईएमएफ थी। ये इन सारी चीजों पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, और डिपेंड किन पैरामीटर्स पे करता है उन्होंने लिख दिया। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि इसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस का पुरानी बुक में कंप्लीट इसका प्रूफ था, डेरिवेशन थी इस फॉर्मूले की। न्यू बुक में सिरे से ये डेरिवेशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। पेज नंबर 159 अगर आप देखें बुक का तो उसमें करेक्शन कर लें एक बुक पे। पेज नंबर 159 के ऊपर ये जो थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकिंग द कॉइल, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस के ऊपर जो थर्ड वाला फैक्टर लिखा हुआ है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करती है, इसकी करेक्शन कर लें। ये बुक में गलत लिखा हुआ है, थर्ड वाले पॉइंट को काट लें। अब मैं बोर्ड पे लॉजिकली आपको प्रूफ दे देता हूं कि वो गलत है क्यों। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है माइनस एन डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। जो डेल्टा फाई है, एन डेल्टा फाई की जगह पे हम लिखते हैं माइनस आई बाय डेल्टा टी। तो देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट हम जितना ज्यादा कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ज्यादा हो जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी बढ़ जाएगी। तो अगर ये दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, बढ़ रही हैं, तो तब बढ़ती हैं जब नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट होंगे, जब आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगी। तो इसलिए डेल्टा आई बाय डेल्टा डी को डिवाइड कर दें या डेल्टा फाई बाय डेल्टा डी को डिवाइड कर दें, दोनों चीजें बढ़ रही हैं तो रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। दैट इज व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो थर्ड पॉइंट में डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी लिखा हुआ है, इस पे डिपेंड नहीं कर रही होती। थर्ड पॉइंट बुक में करेक्ट कर लेना आपने।
आज हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सेल्फ इंडक्टेंस में हमारे पास एक सिंगल कॉइल होती है, उसी कॉइल के अंदर उसका करंट चेंज करना होता है, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और सेम कॉइल के बीच में हमारे पास अल्टीमेटली करंट इंड्यूस हो रहा होता है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, इसके लिए हमारे पास दो कॉइल्स होनी चाहिए। एक कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे, दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो जो फिनोमेना होता है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, और जो कांस्टेंट होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, इट इज अ phenomena in which changing current in primary coil induces EMF in सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी में आपने करंट को चेंज करना है और सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सिंबॉलिकली हम कहते हैं डेल्टा आईपी विल इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी। करंट के साथ पी लिखा हुआ है, प्राइमरी कॉइल होता है। तो इन बिटवीन कहानी कुछ इस तरह से होती है कि ये जो करंट का चेंज है इट विल प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट ने फील्ड बनाना है, करंट चेंज होगा तो फील्ड भी चेंज हो जाएगा। Changing field will produce changing magnetic flux, and when this flux links with the secondary coil, EMF is induced in it। तो हमारे पास ये जो N डेल्टा फाई है ये अल्टीमेटली जाके उसमें EMF इंड्यूस करेगा। इन बिटवीन डिटेल्ड वेरिएंट ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स चाहिए। उन दो कॉइल में से वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी और इनपुट कॉइल, द अदर वन इज सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अल्टीमेटली हमने चेंज करना है करंट को, और सेकेंडरी या आउटपुट कॉइल के अंदर इंड्यूस हो जाएगी ईएमएफ। अब इसमें भी सारी की सारी कैलकुलेशंस में मेन रोल होता है फ्लक्स लिंकेज का। कल हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लक्स लिंकेज है दिस इज इक्वल टू एन डेल्टा फाई। अब ये फ्लक्स लिंकेज चेंज कैसे होगा, ये डिपेंड किन पैरामीटर्स पे कर रहा है। तो इसका प्रूफ इज क्वाइट सिमिलर टू द प्रूफ ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो जिस तरह हमने सेल्फ इंडक्टेंस में करंट चेंज किया था और उससे फ्लक्स लिंकेज चेंज हुआ था, यहां पे भी एज इट इज हम कहते हैं कि जो एन डेल्टा फाई होगा फ्लक्स लिंकेज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज ऑफ करंट, एंड नाउ द करंट इज बीइंग चेंज थ्रू प्राइमरी कॉइल। तो फ्लक्स लिंकेज वेरीज डायरेक्टली विद चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। अगर हम इसको इक्वालिटी में चेंज करें
तो कल हमने इक्वालिटी में चेंज करके लगाया था सेल्फ इंडक्टेंस, आज हम यहां पे पुट करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो दिस n डेल्टा phi is equal to m delta ip. फिर जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्शन हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू Faraday's law of electromagnetic induction, induced EMF is minus n delta phi by delta t. n delta phi की जगह पे we can choose to write m delta ip over delta t. और जब यहां पे ip आ रहा है तो इंड्यूस्ड में आ जाएगा es. सो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF इज minus m delta ip over delta t. जहां पर भी माइनस का साइन आएगा वह हम लिख देंगे इट इज ऑन बिहाफ ऑफ लेंजेस लॉ. और इसी फॉर्मूला को रीअरेंज कर लें तो यहां से म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगी induced EMF in secondary divided by delta IP over delta T. तो थ्रू आउट द चैप्टर जहां जहां भी माइनस का साइन आ रहा है इट इज ऑन बिहाफ ऑफ लेंजेस लॉ. और उस लेंजेस लॉ को हमने डिटेल में ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया था. अब अगर हम ग्राफिकली इन चीजों को एनालाइज करें और कुछ चीजों को हमने डिफाइन करना है तो उनकी डेफिनेशन और ग्राफिकल एनालिसिस की सिमिलैरिटी भी सेल्फ इंडक्शन के साथ है. जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जितना ज्यादा होगा अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट हैं. इसलिए ग्राफिकली अगर हम प्लॉट कर रहे हो डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू प्राइमरी कॉइल वर्सेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल, तो क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्ट है तो ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. किसी भी ग्राफ की स्लोप मेजर करनी हो तो आती है y डिवाइडेड बाय x. तो यहां पे स्लोप ऑफ EMF वर्सेस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट गिव्स म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है विच इज इक्वल टू वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर. अब हम कहेंगे दो डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. एक है डिफाइन एम और दूसरी डेफिनेशन होगी डिफाइन हेनरी. तो कल हमने डिफाइन किया था सेल्फ इंडक्टेंस को और उसके यूनिट को. आज हम डिफाइन करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस को और फिर हेनरी को भी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में इसकी डेफिनेशन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट पेपर में लिखाते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल. सेल्फ इंडक्टेंस में आपने ए कॉइल की टर्म यूज करनी है. यहां पे टू कॉइल्स कह सकते हैं या कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन secondary coil when rate of change of current through
प्राइमरी कॉइल इज 1 एम्पेयर पर सेकेंड। देखें फॉर्मूला जो लिखा हुआ है हमने, इस फॉर्मूला में अगर आप इस डिनोमिनेटर को डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा डी को 1 कर दें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू सेकेंडरी की ईएमएफ के इक्वल हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेकेंडरी में मौजूद ईएमएफ होती है जब डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा डी की वैल्यू आप 1 कर देते हैं। अब अगर आपने हेनरी को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस तो उसमें हम कहते हैं डिफाइन हेनरी। कल हमने हेनरी की डेफिनेशन को पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आज हम इसको डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो सेल्फ में हमने एक सिंगल कॉइल का जिक्र किया, म्यूचुअल में वी हैव ए पेयर ऑफ कॉइल्स। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली कहते हैं हम कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए पेयर ऑफ coils is 1 Henry when EMF of 1 volt is induced in secondary coil due to rate of change of current of 1 ampere per second through प्राइमरी कॉइल। पहले आपने जिसको ईएमएफ बोला था, अब आप उस ईएमएफ को भी 1 वोल्ट कर दें और डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा डी को भी 1 वोल्ट कर दें तो हम कहते हैं कि 1 हेनरी इज एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल due to rate of change of current of 1 ampere per second in primary coil। अब आ जाए इसके लास्ट सेक्शन पे जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2। अब ये फॉर्मूला बुक में मेंशन नहीं है। L1 और L2 जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल है, तो इसको LP इंटू LS कर दें। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी, सेल्फ इंडक्टेंस की डिपेंडेंस किन पैरामीटर्स पे है वो आज हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ, रेडियस, शेप एंड मीडियम। उसके साथ साथ के आ रहा है तो इस के को हम डिफाइन करते हैं, इट इज सेड टू बी ए कपलिंग फैक्टर। और इस कपलिंग फैक्टर की वैल्यू जो है ये इनवर्सली वेरी करता है x के साथ। एंड व्हाट इज दिस x? इट इज सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। यानी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में आप सेपरेशन को जितना इंक्रीज करते जाएंगे कॉइल्स के बीच में कपल होने वाला फ्लक्स उतना डिक्रीज करता जाएगा और कॉइल्स एक दूसरे के जितनी क्लोज आती जाएंगी उनमें सेपरेशन कम होती जाएगी और उनमें कपलिंग बढ़ती जाएगी। देखें कपलिंग फैक्टर नाम से पता चल रहा है, कपलिंग फैक्टर ये शो कर रहा होता है कि प्राइमरी का कितने परसेंट फ्लक्स सेकेंडरी के साथ कपल हो रहा है। अगर प्राइमरी में से 100 लाइंस गुजरी हैं
और सेकेंडरी में से भी 100 लाइन पास हो रही हैं, तो ये हमारे पास आइडियल केस होता है। आइडियल केस में 100% फ्लक्स कपल कर रहा होता है, तो के की वैल्यू 1 हो जाती है। और अगर उन 100 में से जस्ट 70 लाइंस पास हो सेकेंडरी में से और 30 लाइंस पास ना हो, तो हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास जो कपलिंग फैक्टर होगा इट विल बी 0.7, और जो 30% फ्लक्स था वो लीक हो गया और 70% कपल हो रहा है, तो कपलिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली आएगी। अगर हमारे पास उस 100 में से जस्ट 40 लाइंस पास हो रही हैं प्राइमरी में से, 60 लाइंस पास नहीं हो रही, तो हम कहते हैं 60% फ्लक्स लीक हो गया, 40% फ्लक्स लिंक हो गया, तो कपलिंग लिंकेज को शो कर रहा होता है, इसकी वैल्यू 0.4 आएगी उस केस में। रिपीट कर देता हूं, आइडियल के केस में इट्स वैल्यू इज 1 एंड दैट 1 मींस 100% फ्लक्स ऑफ प्राइमरी इज पासिंग थ्रू सेकेंडरी। अगर नॉन आइडियल केसेस हो, 90% फ्लक्स कपल कर रहा हो तो 0.9 हो जाएगी, 70% फ्लक्स कपल कर रहा हो 0.7 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस के सारे पैरामीटर्स के साथ साथ सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स पे भी डिपेंड करती है, या कपलिंग फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, जो कि अल्टीमेटली कंट्रोल कर रही होती है सेपरेशन। आइडियल केसेस में इट्स वैल्यू इज टेकन टू बी 1। मैं क्विकली इसको एक दफा रिव्यू कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स होंगे, मैं वो ले लूंगा। कल वाले लास्ट सेक्शन को हमने सबसे पहले डिस्कस किया, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लिया हमने, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। स्मॉल एन जो होता है इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका स्क्वायर है, एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इनटू एल आएगा, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ओवर एल इनटू ए। डिपेंडेंस देखिए हमने इसकी किस पे है, मीडियम पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, लेंथ पे, एरिया पे और शेप पे। इंडिपेंडेंट किसके है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के, फ्लक्स लिंकेज के, डेल्टा आई बाई टी और डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये जो मैंने सर्कल किया हुआ यहाँ पे जिस पे डिपेंड नहीं करती, बुक में तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है, इसको आपने वहां से क्रॉस कर देना है। रीजन नीचे लिखी हुई है कि जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, और अल्टीमेटली हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसके अकॉर्डिंगली बढ़ती जाएगी एंड दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया म्यूचुअल इंडक्शन को, कल हमने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा था। म्यूचुअल इंडक्शन इज अ फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन सेकेंडरी। यानी सेल्फ इंडक्शन में जिस तरह एक सिंगल कॉइल होती है, म्यूचुअल में उसी तरह दो कॉइल्स होती है। प्राइमरी में आपने करंट चेंज करना है, सेकेंडरी में अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। इन बिटवीन स्टेप्स ये होते हैं कि चेंजिंग करंट विल प्रोड्यूस चेंजिंग फील्ड, उस फील्ड की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और जैसे ही वो फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी के साथ, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। दो कॉइल्स लेंगे हम, प्राइमरी कॉइल इज आल्सो कॉल्ड इनपुट कॉइल, सेकेंडरी इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट कॉइल, और फ्लक्स लिंकेज जो है वो एन डेल्टा फाई है। डेरिवेशन इज जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्टेंस। जो फ्लक्स लिंकेज है इट वेरीज डायरेक्टली विद डेल्टा आईपी। जितना ज्यादा प्राइमरी में करंट चेंज करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा होता है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करें, साथ कांस्टेंट आएगा, एंड कांस्टेंट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिनोमेना इज इंडक्शन, कांस्टेंट इज इंडक्टेंस। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और माइनस एन डेल्टा फाई की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दें एम डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी। तो यहाँ जो चीजें एनसर्कल की हुई हैं वो ये बता रही हैं कि प्राइमरी कॉइल में जितना ज्यादा आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ उतनी ज्यादा हो जाएगी। दिस रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। माइनस का साइन जहां जहां आएगा इट विल बी ऑन बिहाफ ऑफ लेंज़ेस लॉ। और लास्ट पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को इवेल्युएट कर लिया, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ और डेल्टा आईपी ओवर डेल्टा टी की रेशियो के इक्वल होता है। ग्राफिकली अगर आप इसको एनालाइज करें तो ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इनका रिलेशन डायरेक्ट है और उस डायरेक्ट रिलेशन में लिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के ग्राफ की स्लोप जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। इसका यूनिट हेनरी होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स का जिक्र आपने लाजमी करना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होती है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में 1 एम्पीयर पर सेकंड हो। और अगर हेनरी को डिफाइन करना हो इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी when EMF of 1 volt is induced in secondary coil due to rate of change of current of 1 ampere per second through primary coil. Dependence of mutual inductance में
K square root of LP LS है, LP is self inductance of primary, LS is self inductance of secondary, और जो coupling factor है it varies inversely with separation between the coils. सेपरेशन आप ज्यादा करते जाएं तो कपलिंग कम होती जाएगी, सेपरेशन कम करते जाएं तो कपलिंग ज्यादा होती जाती है। वोल्टेज डिपेंडेंट एसी वोल्टेज डिवाइस। अब ये एसी डिपेंडेंट एसी डिवाइस है, मतलब इस लाइन का ये है कि इसमें आप जो इनपुट दे रहे होंगे वो भी एसी होगी, और इसमें जो आउटपुट आपके पास आ रही है दैट आउटपुट इज ऑल्सो एसी। इनपुट और आउटपुट दोनों एसी होते हैं। ट्रांसफॉर्मर डीसी पे अप्लाई नहीं होता। सेकंड, हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में नेक्स्ट हमने ये देखना है कि इसकी सब टाइप कौन सी बनती है। तो सब टाइप अभी अभी जो हम पढ़ के आए हैं, म्यूचुअल इंडक्शन जिसमें दो कॉइल्स होंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। इसको स्टैटिकली इसलिए बोलते हैं बिकॉज ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो कॉइल होती है इट रिमेन्स स्टैटिक। जनरेटर जो होता है उसके अंदर कॉइल घूम रही होती है, उसमें भी इंडक्शन है, लेकिन उसे हम बोलते हैं डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ देगा। तो जनरेटर गिव्स डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ट्रांसफॉर्मर गिव्स स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इसकी जो असेंबली होती है या कंस्ट्रक्शन, उसमें हमारे पास दो कॉइल्स होंगी जैसे कि म्यूचुअल इंडक्शन में रिक्वायरमेंट होती है। टू कॉइल्स बाउंडेड ओवर एन आयरन कोर, और ये आयरन कोर जो है इट शुड बी मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन and it should must be laminated core। और ये जो दो कॉइल्स होंगी, अब ये सॉफ्ट आयरन क्यों होना चाहिए, लैमिनेशन क्यों होनी चाहिए, एनर्जी लॉसेस में हम देखते हैं। इन दो कॉइल्स में से वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी और इनपुट कॉइल, द अदर इज कॉल्ड सेकेंडरी और आउटपुट कॉइल। एंड जस्ट लाइक म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट को चेंज करना है, सेकेंडरी कॉइल में अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इन बिटवीन स्टेप्स क्या होते हैं वो जस्ट अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर डिस्कस किया है। तो बाकी थ्योरेटिकली सारे का सारा काम म्यूचुअल इंडक्शन वाला है। और इसमें जो कोर का फंक्शन क्या होता है और कॉइल्स का फंक्शन क्या होता है, तो कोर इज जस्ट ए हाउसिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। कोर ने प्राइमरी और सेकेंडरी को होल्ड करके रखना है। तो यहां पे हमारे पास लेट्स से दिस साइड इज प्राइमरी साइड और आउटपुट वन इज सेकेंडरी साइड। प्राइमरी में आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे होते हैं दैट वोल्टेज इज Vp। प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा होता है दैट इज Ip।
सेकेंडरी का वोल्टेज IS, करंट IS और वोल्टेज VS, इसके कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं प्राइमरी के वो NP है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स NS होते हैं। अब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा, इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाती है, उसे आप ES या अल्टीमेटली VS से शो कर सकते हैं। बोर्ड से, अच्छा, तो अगर हम फैराडेज लॉ को अप्लाई करें प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर, तो प्राइमरी में जो EMF होगी या जो वोल्टेज होगा दैट इज VP, इट इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा T, और वो VP है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स भी प्राइमरी के होंगे, तो यहां से VP ओवर NP बिकम्स डेल्टा फाई बाय डेल्टा T। इसी तरह अगर फैराडेज लॉ को अप्लाई करें सेकेंडरी की साइड पे, तो सेकेंडरी का वोल्टेज है VS, इट इज इक्वल टू N डेल्टा फाई बाय डेल्टा T। ये VS है तो ये NS हो जाएगा, VS ओवर NS इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा T। अब इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड सेम है, तो अगर हम इनका कंपैरिजन कर लें तो अल्टीमेटली इनकी लेफ्ट साइड्स भी सेम आ जाएंगी। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, VP over NP becomes equal to VS over NS, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, NS इधर आ जाएगा, VP उधर चला जाएगा, तो NS over NP is called VS over VP, और ये जो NS over NP है, this factor of a transformer is called its टर्न रेशो। सेकेंडरी टू प्राइमरी हमारे पास टर्न रेशो होती है, और जो ट्रांसफार्मर की टर्न रेशो होती है वो वोल्टेज की डायरेक्ट रेशो के इक्वल होती है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स में भी सेकेंडरी टू प्राइमरी है, वोल्टेज में भी सेकेंडरी टू प्राइमरी है। अब ट्रांसफार्मर को आइडियली आप 100 वॉट पावर दें तो वो 100 की 100 वॉट सेकेंडरी की साइड पे चली जाएगी। तो इस सिनेरियो में हमारे पास ट्रांसफार्मर पावर को आइडियल केसेस में 100% ट्रांसमिट कर रहा होता है, तो पावर्स के कंपैरिजन में हम कह सकते हैं पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ऑलवेज इक्वल टू पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। तो लेकिन उसमें कंडीशन होनी चाहिए, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर where power transmission is 100%, power of secondary coil is equal to power of primary. Power is product of voltage and current, Vs, Is, Vp, Ip, Vs over Vp is equal to Ip over Is. अब अगर आप कंपैरिजन करें वोल्टेज का करंट और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ, तो अभी रिसेंटली हमने नंबर ऑफ टर्न्स देखा तो उसमें डायरेक्ट रेशो है, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेकेंडरी टू प्राइमरी है, वोल्टेज भी सेकेंडरी टू प्राइमरी है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ वोल्टेज और करंट की रेशो देखें तो वोल्टेज में इट इज सेकेंडरी टू प्राइमरी, जबकि करंट में इट इज प्राइमरी टू सेकेंडरी। तो हम कहते हैं रेशो ऑफ वोल्टेज इज इनवर्स रेशो ऑफ करंट, जबकि वहां पे रेशो ऑफ वोल्टेज इज डायरेक्ट रेशो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन ये सारा काम तब होगा व्हेन ट्रांसफार्मर इज सेड टू बी आइडियल। अगर एक ट्रांसफार्मर नॉन आइडियल होगा तो कभी भी उसकी 100% पावर आउटपुट पे अपीयर नहीं होगी, तो आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से हमेशा कम होती है। तो अब हम बिहेवियर चेक करते हैं
नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर का, फॉर ए नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, नॉन आइडियल में पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ऑलवेज लेस देन पावर ऑफ प्राइमरी। आउटपुट पावर इनपुट पावर से लेस होती है और आउटपुट पावर के इनपुट से लेस होने की रीजन क्या होगी? तो इसकी जो रीजन है दैट इज पावर लॉसेस। अब ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो पावर में लॉस होना है, ये कितनी टाइप्स के लॉसेस होते हैं, पावर लॉस होने की रीजन क्या होती है, और उन पावर लॉसेस को रिड्यूस कैसे करना है, ये 3 पॉइंट्स हमारे कंसर्न होंगे। टाइप्स, कॉज एंड रिडक्शन ऑफ पावर लॉसेस। तो टोटल हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि किसी भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर टोटल 4 तरह के पावर लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं और उन चारों लॉसेस को हम 3 पॉइंट्स के अंदर समराइज कर रहे होंगे। पावर लॉसेस 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन पावर लॉसेस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उन पावर लॉसेस का कॉज और उन पावर लॉसेस की रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। टाइप्स, कॉज एंड रिडक्शन। तो सबसे पहला और कॉमन कॉज जो टाइप होती है दैट इज फ्लक्स लीकेज। दूसरे नंबर पे रेजिस्टिव लॉसेस, तीसरे नंबर पे एडी करंट्स, जो अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन भी किया था, चौथे नंबर पे मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। ये 4 तरह के लॉसेस हैं। अब हम इन चारों लॉसेस को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे और हम देखेंगे इन लॉसेस का कॉज क्या है। फ्लक्स लीकेज को हम डिफाइन करते हैं कि प्राइमरी कॉइल का 100% फ्लक्स सेकेंडरी में से पास नहीं होता, कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक कर जाएगा। वो अभी हमने म्यूचुअल इंडक्शन में कपलिंग फैक्टर देखा था के, वो के जो है वो एक्स के साथ इनवर्सली वेरी कर रहा था। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में डिस्टेंस होने की वजह से प्राइमरी से निकलने वाली 100% लाइनें सेकेंडरी में से पास नहीं होती, कुछ लाइंस जो हैं वो सेकेंडरी से बाहर निकल जाएंगी। तो फ्लक्स लीकेज का कॉज हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कॉज होता है सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। ये चीज हमने म्यूचुअल इंडक्शन में भी डिस्कस की है। और फिर तीसरे नंबर पे हमने इसको रिड्यूस कैसे करना है, तो इसकी रिडक्शन इस तरह से होगी कि आप इस सेपरेशन को मिनिमाइज कर दें। सेपरेशन जितनी कम होगी कपलिंग फैक्टर उतना बढ़ जाएगा। तो एक्स को कम करते जाएं, कपलिंग फैक्टर बढ़ेगा। जितना ज्यादा फ्लक्स कपल कर रहा होगा उतना ही कम फ्लक्स लीक कर रहा होता है। तो लीकेज को मिनिमाइज करने के लिए सेपरेशन को रिड्यूस करें। सेपरेशन रिड्यूस हो जाएगी तो कपलिंग मैक्सिमम और लीकेज मिनिमम हो जाएगा। रेजिस्टिव लॉसेस का कॉज क्या होता है, तो रेजिस्टिव लॉसेस का कॉज होता है मटेरियल ऑफ कॉइल। करंट फ्लो करना है कॉइल में से, वो करंट जैसे ही कॉइल में फ्लो करके इंडक्शन कर रहा होता है, कॉइल के मटेरियल की वजह से उसकी एनर्जी कॉइल के अंदर ही डिसिपेट हो जाती है। वो 1% हो सकती है, 2%, 10% हो सकती है, वो मटेरियल टू मटेरियल चीजें वेरी कर रही होती है। लेकिन अगर वो 1% एनर्जी भी अपने अंदर रख रहा है
तो वो आगे ट्रांसमिट जस्ट 99% कर सकता है। तो इसलिए आउटपुट पावर जो है वो इनपुट से लेस हो जाएगी। इसको रिड्यूस कैसे करना है आपने, तो इसकी रिडक्शन के लिए हम कहते हैं कि मटेरियल ऐसा सेलेक्ट करें जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम हो, और उसके लिए आइडियल और कॉस्ट इफेक्टिव चीज होती है कॉपर। इसीलिए हम जब भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्पेशली फैंस वगैरह खरीदते हैं तो कंपनीज भी उसको एडवर्टाइज कर रही होती हैं कि इसमें 100% कॉपर वाइंडिंग है। तो कॉपर वाइंडिंग की वजह से रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी रेजिस्टिव लॉसेस उतने कम हो जाएंगे। एडी करंट्स होते क्या हैं, तो एडी करंट्स को हम डिफाइन करते हैं, दीज आर अनडिजायर्ड इंड्यूस्ड करंट इन कोर। पहली दो चीजें कॉइल की वजह से है, लीकेज भी कॉइल में सेपरेशन से होता है, रेजिस्टिव लॉसेस भी कॉइल के मटेरियल की वजह से होते हैं, एडी करंट और हिस्टैरिसीस कोर की वजह से होती है। ये दोनों कॉइल के और ये दोनों कोर के लॉसेस हैं। कोर का काम जस्ट ये होता है कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी को होल्ड करके रखे और फ्लक्स को कपल करवा दे। कोर के अंदर करंट फ्लो नहीं करना, करंट फ्लो करना है कॉइल्स में, और कॉइल्स आपस में मैग्नेटिकली कपल हैं, आपस में उनका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डायरेक्ट नहीं होता प्राइमरी का और सेकेंडरी का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर आर मैग्नेटिकली कपल्ड, दीज कॉइल्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली कपल्ड। ट्रांसफार्मर की जो कोर है इट इज जस्ट ए हाउसिंग, इट इज जस्ट अ होल्डिंग फॉर कोर्स कॉइल्स। तो हमारे पास एडी करंट जो है वो कोर में प्रोड्यूस हो रहा है, उस एडी करंट की वजह से कोर के अंदर करंट फ्लो होगा तो हीट बनना शुरू हो जाती है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी आ रही है ऑन बिहाफ ऑफ इनपुट एनर्जी, जबकि इनपुट का फंक्शन ये था कि वो सारी की सारी आउटपुट पे चली जाए। उसने आउटपुट पे जाने की बजाय कोर को हीट अप करना शुरू कर दिया। तो हम ये काम करते हैं कि हम इस कोर के स्लाइसेस कर देंगे और उन स्लाइसेस के इन बिटवीन लैमिनेशन रख देंगे। कोर के स्लाइसेस करके उन स्लाइसेस को लैमिनेट कर दें। स्लाइसेस कैसे करने हैं, उनको लैमिनेट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से ये कोर है, पहले इस कोर के अंदर एक सिंगल करंट फ्लो कर रहा है और वो सारी कोर को हीट अप कर रहा है। अब अगर आप इसके स्लाइसेस कर देंगे तो हर पीस के अंदर करंट लोकलाइज हो जाएगा। करंट जितना लोकलाइज हो जाएगा उतनी ज्यादा हीट, पहले देखें पहले एक सिंगल करंट था उसने इस पूरी कोर को हीट अप करना था, अब करंट को हमने स्मॉल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है, और वो जो स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ करंट होंगी उनका हीटिंग इफेक्ट भी स्मॉल होता है। तो इसलिए हम कोर के स्लाइसेस करके लैमिनेट कर देंगे तो एडी करंट लॉसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। लास्ट वन इज मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। चैप्टर नंबर 16 जो है सॉलिड्स, उसका लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस। तो सॉलिड्स को हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे हिस्टैरिसीस में, और यहां पे जस्ट आप ये डिस्कस कर लें कि मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस में जो कॉज होता है वो कॉज होता है एनर्जी डिसिपेशन इन मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, डीमैग्नेटाइजेशन में भी एनर्जी चाहिए ऑफ कोर। तो अब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हुए जो एनर्जी लगेगी वो इनपुट के भी हाफ पे लगनी है, तो आउटपुट पे वो एनर्जी नहीं पहुंचती। इसलिए कम करने के लिए हम कोर को मटेरियल ऐसा देंगे विच इज अ सॉफ्ट मैग्नेट।
सॉफ्ट मैग्नेट रिक्वायर्स लेस एनर्जी फॉर मैग्नेटाइजेशन। अगर आप स्टील की कोर बना लें तो स्टील जो है वो हार्ड मैग्नेट होता है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को कंपैरेटिवली एनर्जी कम चाहिए होती है। तो ये हमारे पास टोटल इसमें 4 तरह के लॉसेस थे। इन चारों लॉसेस को आपने डिस्कस करना है टाइप्स में, इनका कॉज क्या होता है और इनकी रिडक्शन क्या होती है।